ओवरऑल भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं। इससे पहले लंदन गए थे, कैम्ब्रिज गए थे और वहां के बाद में उनकी सांसदी भी चली गई जब वो भारत लौट के आए। अब राहुल गांधी एक सामान्य नेता के रूप में गए हैं, एक सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हैं, लेकिन जो वहां रिसेप्शन है राहुल गांधी का, और जिस बारे में अभी सलीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि कई लोग जो पहले मोदी के समर्थक थे अब वो राहुल गांधी के समर्थक बन के आ रहे हैं, तो ये हलचल आप भी देख रहे हैं क्या अमेरिका में? क्योंकि कहा जाता है कि अगर एनआरआई जो है, डायस्पोरा जो है, वो अगर सपोर्ट करने लगे तो भारत में उसकी कई गुना ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। क्या इसको सही माना जाए और आपके नजरिए से क्या सचमुच वहां पे ऐसी हलचल है राहुल गांधी को लेके? देखिए, मैं कल जिन बुद्धिजीवियों से मिला था वो कोई मोदी समर्थक न थे, न कोई राहुल गांधी से उनका कोई राजनीतिक रिश्ता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो चिंता है वो भारत में लोकतंत्र को बचाने की है, और उससे भी ज्यादा क्या भारत का जो संविधान है जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता है, समता है और जो स्वतंत्रता है, तो ये जो हमारे आजादी के जो मूल मंत्र हैं और अमेरिकी जो आजादी के और लोकतंत्र में जो उनकी निष्ठा है उसको उसके बरबक्स ये सारी चीजें देखते हैं। तो और लोग बाग ये भी मान रहे हैं कि अगर 2024 में के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें लोकतंत्र को नहीं बचाया गया तो भारत के लिए बहुत अंधेरी रात होगी, और जिसमें कि फिर वापस से उनको लोकतंत्र को पाने के लिए बहुत कठिनाई होनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एनआरआई का जो सिलसिला है या जो एनआरआई जो लोग हैं वो एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में जो, क्योंकि अमेरिका में गुजरात जहां पर कि मोदी जी जहां से आते हैं वहां के जो प्रवासी लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में और काफी अमीर भी हैं। और जैसे बॉस्टन है, ये आरएसएस का बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पर एकल विद्यालय का भी सेंटर है। तो इस तरीके से, या न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी भी मैं मानता हूं कि मोदी जी के समर्थकों की वहां काफी वो है। तो उनके गढ़ में जाकर एक तरीके से अपनी सभा करना, अपनी बातचीत करना, और सबसे बड़ी बात कल जो राहुल गांधी ने कही कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी आर्थिक ताकत के मुकाबले में एक चुनौती देगा, और जिस तरीके से कर्नाटक हम जीते हैं उसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को भी हम लोग जीत पाएंगे। तो उनका जो आत्मविश्वास था, और उन्होंने कहा कि हमने एक तरीके से एक पर्याय या वैकल्पिक संरचना की है जिसके कि सहारे हम लोग चुनावी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से उनको नफरत भी एक साथ देखनी पड़ती है और प्रेम भी उनको मिल रहा है। तो और उन्होंने अपने पिता को किस तरीके से बम से उड़ा दिया गया, उनकी दादी को कैसे चतुर्वेदी साहब जी बताई उन्होंने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी वैचारिक रूप से काफी स्पष्ट हो गए हैं, और वो उनकी जो सोच का जो विधान है, जो वर्ल्ड व्यू है, वो काफी बड़ा हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से जो ईस्ट कोस्ट में जो सबसे ज्यादा पैसे वाला एक अमीर सज्जन ने जब उनसे कई सवाल पूछे कि हम कितने देर तक, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ इंतजार कितने दिनों तक होगा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि किस तरीके से यूपीए है वो भी 10 साल तक रहा था। तो जब यूपीए 10 साल रहा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई ये नहीं पूछता था बेताब होके कि आप यूपीए क्या आजीवन रहेगा। उन्होंने कहा कि हम तेजी से इनको उखाड़ फेंकेंगे, और हमें नहीं लगता कि हम लोग इनके साथ में इनको ज्यादा दिनों तक इस तरीके का
राज रहने देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी में जो आत्मविश्वास आया है और जो उन्होंने एक नया पैराडाइम जो शिफ्ट किया है भारत की राजनीति में, वो कल उन्होंने जो हंटर कॉलेज में रूजवेल्ट हाउस में जो उन्होंने दिखाया, जो बुद्धिजीवियों से बातचीत की, क्योंकि वो जो सब जैसा अभी बताया, रिजवी साहब बता रहे हैं कि ये आज जो हो रही है वो सार्वजनिक सभा हो रही है, इसमें आपको अपनी ताकत भी बतानी पड़ती है, आपको बसों में भी लोगों को आते हैं, उनमें एक मूवमेंट कराया जाता है। कल मैंने हरियाणा से जो हुड्डा साहब के बेटे हैं उनको भी देखा था, वो कह रहे थे कि हरियाणा के भी जो एनआरआई यहाँ पर है वो कल की सभा में आएंगे। तो आपको एक तरीके से मोबिलाइज करना पड़ता है। लेकिन जो हंटर कॉलेज में या आज जो बुद्धिजीवियों के साथ, कलाकारों के साथ जो बातचीत हुई, वो उनके जो एक नया एक वैचारिक एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अब एक गांधी जी का, महात्मा गांधी का जो उन्होंने दांडी यात्रा के बाद में भारत जोड़ो यात्रा की है, उनके पद चिन्हों पे कई चीजें चलने की कोशिश वो कर रहे हैं और भारत को समझने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक तरीके से वो नए नए रूप में करेंगे भी। और अगर उनको चुनाव लड़ने से उनको 10 साल के लिए पाबंद कर दिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, तो वो उन सब के लिए भी उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा है, जो कि एक राजनेता के लिए बड़ी साहस की बात है। और मेरी ये आपको मैं प्रशांत जी एक बात बताऊं कि मैं कल पहली बार राहुल गांधी से मैं मिला। मेरे इतने दिनों तक राहुल गांधी से मिलने की कोई ज्यादा इच्छा नहीं होती थी और मैंने उनको बताया भी कि मुझे आपसे मैं इसलिए मिल रहा हूं क्योंकि आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की है वो एक अद्भुत यात्रा है। जब हम सब लोग बाग इतने निराश हो गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपने लोगों में एक विश्वास भरा और एक नया रास्ता भारत के लोकतंत्र को दिखाने की अपनी कोशिश जो है वो जारी रख रहे हैं। जी जी जी, आपकी तस्वीर अभी हम देख रहे थे, जो आप मिल रहे हैं राहुल गांधी से, और आपने ही एक बाइट मुहैया कराई है जो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, इसी जगह की। जरा उसको अगर प्ले कर पाए, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरूर उसको प्ले कीजिए, जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो हो रही है, जरा सुनते हैं। Systematically and strategically, there are forces colluding to ensure that Indian democracy looks as if it's functioning, but is hollow from the inside. I was saying to somebody I met yesterday that there used to be the phrase free and fair elections. And now I realize that there is a possibility of having a free election which is not a fair election. And I think that's where we're heading in. फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जरा चतुर्वेदी साहब जरा समझाइए कि यहाँ चल क्या, मतलब क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये बात जो थी ये उन्होंने शुरू में कही कि जब लोकतंत्र के बारे में बातचीत हो रही थी तो चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव जो है वो काफी एक तरफा जैसा हो गया है। आपको लगेगा कि ये बड़ा फेयर हो रहा है, लेकिन वो फेयर नहीं होता है। या वो कहते हैं कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी में और विपक्ष में जो कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसमें 10:1 का रिश्ता था। जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास था और विपक्ष के पास था उसमें 10 गुना अंतर था। तो पैसे के मुकाबले में, प्रशासन की ताकत के मुकाबले में ये जो चुनाव है ये कई बार आपको ये आभास देते हैं कि चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कोई सच्चे चुनाव या कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने लोकतंत्र के बारे में जो जब खतरे जो आ रहे हैं उनके प्रति ज्यादा आगाह किया और कैसे उसको वो जो एक मॉन्स्टर एक उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सामान्य आदमी होता तो मेरी जगह
वो अभी तक अपने घर बैठ चुका होता था, क्योंकि जिस तरीके से मुझे समाप्त करने की कोशिश की जा रही एक मॉन्स्टर द्वारा, जो कि एक आप कहिए राक्षसी प्रवृत्ति, आप जिसको अगर हम लोग, प्रशांत जी ज्यादा अच्छी तरीके से इसके शब्द ढूंढते हैं, तो जो मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है, लेकिन जो उनका सिस्टम है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसको मैं नापसंद करता हूं, और उस नापसंदगी के कारण ही हम लोगों में मतभेद है। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम की जो दुकान की जो बात करते थे, वो क्या चीज है, कैसे वो जापानी उनकी जो ट्रेनिंग, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बारे में उन्होंने काफी विस्तार से बताया। और सारा का सारा जो आप समझिए कि जो बातचीत करने वाले जो एंकर जो थे, जो बहुत सारे सवाल लेके आए थे, वो इतने करुणा में, और एक तरीके से कई बार मैंने उनकी आंखों में आंसू तक भी देखे। तो ऐसी इस तरीके की कन्वर्सेशन, इस तरीके का जैसे हमारे भारत में जो एंकर होते हैं या जो प्रोफेसर्स भी होते हैं, वो अपनी बुद्धि का, अपनी किताब ज्ञान का इतना सारा आतंकित करते हैं सवाल पूछने के लिए, कि वो परे और जार्गन से इतने तगड़े तगड़े यूज करते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा ही बुद्धिजीवी जो है, बड़ा तगड़ा है। तो ऐसी स्थिति में कल का जो संवाद हंटर कॉलेज में हुआ, मुझे लगता था कि वो एक राहुल गांधी ने अपनी मन की जो यात्रा में जो उन्होंने जो अनुभव किया, वो सारे दुनिया को बताया, और दुनिया ने उसको स्वीकार भी किया। अनुराग जी, मतलब मैं आप दोनों लोगों से, क्योंकि आप दोनों लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, और सलीम साहब तो अभी वहाँ पे लोकेशन में हैं, एक सवाल पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी ताकत बहुत बड़ी है। शाम के शो में भी सलीम साहब से ये बातें हो रही थी। तो अब जो राहुल गांधी ने इतना लेंथ एंड ब्रेड्थ में बात की है, नेशनल प्रेस क्लब में बात की है, यूनिवर्सिटीज़ में बात की है, और आप जानते हैं कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी बहुत ताकतवर है, वहाँ की बुद्धिजीवी बहुत ताकतवर है। तो और जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत सख्त अल्फाज में स्टेटमेंट इशू किया। अभी आप कह रहे थे कि मोदी साहब आएंगे और कोई रक्षा सौदे कर लेंगे। रक्षा सौदे भारत से लगातार होते रहे, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम कमेटी में रिपोर्टें भी आती रहीं, मजम्मत भी होती रही, क्रिटिसिज्म होता रहा यहाँ पे लिंचिंग का और इन सब चीज़ों का। तो ये ऐसा नहीं है कि वो रक्षा सौदे ही अमेरिका की पॉलिसी को निर्धारित करते हैं, ऐसा मेरी समझ है। आपको क्या लगता है कि ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, ये क्या कितना दबाव अमेरिकी प्रशासन पे डाल पाएंगे कि कम से कम जो फेयर प्ले है वो, और कम से कम जैसे मान लीजिए कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो नफरत की फैक्ट्रियां भारत में खुल गई इन्हीं दो के जरिए, क्या उन पे कोई दबाव काम करेगा? ये किससे सवाल कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर सलीम साहब से बात करूंगा। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो सारी एक्सरसाइज राहुल गांधी कर रहे हैं, वो जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो अमेरिकी प्रशासन है उससे जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत प्रारंभिक प्रोबिंग मिशन मैं मानता हूं इसको। कोई इतना मैं महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं कि राहुल गांधी की जो आवाज है या जो एनआरआई जिसको कि जैसे भारत में जैसे अंधभक्त बने हुए हैं, तो उनको बनाने की फैक्ट्रियां अमेरिका एनआरआई ही कर रहे हैं। ये एक और भी मैं आपको बात बता दूं, ये एनआरआई जो है वो काफी खाए पिए लोग हैं, और लेकिन भारत भी नहीं आना चाहते, लेकिन भारत में उनकी भूमिका जो है वो फासिस्टों के साथ में है, जो अत्याचारी हैं उनके साथ में है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को कई डेमोक्रेट पार्टी के साथ में जुड़े हुए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कई लोगों से मिला, लेकिन
अभी जिनसे राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं वो काफी संजीदा किस्म के लोग बाग हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय अभी जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो भारतीय यूनियन होती थी, जो पहले रवीश कुमार को और इन सबको भी बुलाती थी, वहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस समर्थक आ गए हैं। तो वो अभी हार्वर्ड में आप देखेंगे कि जो मोदी विरोधी आवाजें हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा और नहीं बुलाया जा रहा है। तो ऐसी भी कोशिशें हो रही हैं कि प्रशासन के द्वारा, जो सरकार में, जैसा आपने फेसबुक, व्हाट्सएप और ये जो सब कहा, तो ये अभी यहाँ की कोई इतनी बड़ी लोगों को चिंता नहीं है, जो कि हम लोग बात सोचते हैं भारत में रह के कि सभी को, जो अमेरिका में है वो सब भारत के बारे में बहुत सारे, तो भारत एक उनकी नजर में, सरकार की नजर में बहुत एक अपने सौदों का एक व्यावसायिक दृष्टि से एक तंत्र में यूज करने की एक चीज हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफी, जैसे ये जो अलवा जो थी वो एक एनजीओ में काम करती हैं, वाइटल वॉइसेस। तो ये जो सीनेटर्स हैं जो कि अमेरिका में कांग्रेसमैन हैं, उनको भारत की स्थिति के बारे में ये पेपर तैयार करके देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर किस, जैसा आपने जो धार्मिक हमारे यहाँ पे जो परपीड़न हो रहा है उसके बारे में जो रिपोर्ट हुई, तो वो उसका आधार बहुत सारे यहाँ की संस्थाएं जो रिपोर्ट देती हैं उनको वहाँ के जो कानून बनाने वाले हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम जो चलता है वो आप देखें, हमारी और इनकी जो कंपैरिजन है वो बहुत अलग अलग है। लेकिन ये जरूर मुझे लगता है कि एनआरआईज भी जो है, जैसे अभी रिजवी साहब ने कहा कि किस तरीके से उनको भी अब रियलाइज हो रहा है कि भारत में गैर बराबरी बढ़ रही है, भारत में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो उनका जो पहले एकदम जो बड़ा लगाव था मोदी जी के बारे में, वो थोड़ा सा मुझे धूमिल दिखाई दे रहा है। और हाँ, और राहुल गांधी जो कि जिनको कि लोग बाग कोई ज्यादा एक सीरियस राजनेता नहीं मानते थे, और भारतीय जनता पार्टी का और उनकी एनआरआई का भी जो कुप्रचार जो था